हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम प्रभाकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2016 की आर के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुआ था उसके री एग्ज़ाम को। ठीक है, क्योंकि 2016 वाला प्रीलिम्स जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था और उस चक्कर में वो कैंसिल हो गया था, जो कि ये पेपर काफ़ी बाद में फिर कराया गया था। ये 2020 में हुआ था, 20 सितंबर को जा करके। ठीक है, तो हम आज उस पेपर को देखेंगे। और चूंकि हम पीवाईक्यूज़ अपने चैनल पे एक एक करके देख रहे हैं और हमने 2021-17 के सारे पेपर देख लिए हैं। और चूंकि ये पेपर तो 2016 का है और ये हुआ 20 में था, तो आर को आपको जो पिछले 3 से 4 सालों के पेपर हुए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस सीरीज़ में आज हम हिंदी का पेपर देखेंगे, इसके बाद हम जीएस वाला पेपर देखेंगे और इसके बाद 16 वाले भी सारे पेपर हम देख लेंगे। तो लगभग 4 सालों के हमारे पीवाईक्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक कर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा हिंदी का पेपर है, इसमें 60 क्वेश्चन हो तो आपको पता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। आपको तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे दही, गयंद, जीर्ण और गाहक। क्योंकि दही का जो तत्सम हो जाता है वो दधी होता है, गाहक का ग्राहक हो जाता है और जीर्ण जो है वो अपने आप में एक तत्सम शब्द है, क्योंकि जीर्ण जीर्ण जो है वो झीना का तत्सम है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग एक काम करिए, पहले आप लोग खुद इसका आंसर करा करिए, उसके बाद आप सही आंसर सुना करिए। वीडियो को तब तक के लिए पॉज कर दिया करिए, या मेरे आंसर देने से पहले जब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा होता हूँ तब तक आप अपना आंसर अपने मन में ज़रूर दिया करिए, ताकि ये पता चले कि आपको पीवाईक्यूज़ में कौन कौन से प्रश्नों के जवाब आते थे। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। ठीक है, अगहन हिंदी जो महीने होते हैं उसमें एक शब्द आता है। ठीक है, तो उसका तत्सम आपको बताना है। ऑप्शन है अग्रहायण, अग्रहण, आग्रहण, अग्रासन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रहायण। अगहन को तत्सम में अग्रहायण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है चतुर्दश, चतुर्थ, 14 और चत्वारि। ये देखने से ही आपको लग रहा होगा कि चतुर्दश अपने आप में तत्सम है, चतुर्थ भी तत्सम है और चत्वारि भी तत्सम है। जो 14 है वो तत्भव शब्द है, क्योंकि तत्सम का संबंध कहीं ना कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दों से होता है। आपने अगर तत्सम, तद्भव और हिंदी के बाकी वीडियोस अभी तक कवर नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके हिंदी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट हिंदी को आर के लिए कवर कर सकते हैं। ठीक है, खैर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि आभ्यंतर का तत्भव शब्द है। आपको बताना आभ्यंतर का तत्भव क्या होगा, क्योंकि आभ्यंतर अपने आप में एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है अंदर, भीतर, बाहर और गहरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीतर। अभ्यंतर का तत्सम तत्भव होता है, तत्भव हो जाएगा भीतर। जो भीतर होता है उसको हम तत्सम में अभ्यंतर कहते हैं। ये ऐसे पलट के भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आर और यूपी पीसीएस का नेचर रहा है कि वो लोग क्वेश्चन रिपीट करते हैं, वो चाहे फिर जीएस में हो, जीएस का स्टैटिक पार्ट हो या फिर हिंदी का हो। ठीक है, खैर हम नेक्स्ट देखते हैं कि करपट का तत्भव रूप आपको बताना है। करपट तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है कपट, कारपेट, कपूर और कपड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपड़ा। कपड़ा को हम तत्सम में करपट कहते हैं। अब हम छठे क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत बहुत जो है वो शब्द किस प्रकार का विशेषण है, आपको बताना है। ऑप्शन है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो ये देखने से ही लग रहा है, ऑप्शन दे के आप बता देंगे कि ये बहुत जो है वो अपने आप में निश्चित तो नहीं होगा। निश्चित का मतलब होता है 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 100 किलो, तो वो निश्चित राशि होती है। ठीक है, तो ये निश्चित परिणामवाचक नहीं होगा, निश्चित संख्यावाचक भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत अपने आप में किसी संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। तुलनात्मक विशेषण भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुलना भी नहीं की जा रही, बहुत खाता पर किससे बहुत खाता है, कितना खाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत खाना एक प्रकार की विशेषता है और बहुत अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। गुणवाचक विशेषण, अब मैंने जो विशेषण विशेष की वीडियोस कराई उसमें मैंने आपको विशेषण के जितने प्रकार होते हैं सब एक चार्ट के माध्यम से बता रखा है। तो गुणवाचक विशेषण मतलब वो होता है जिसमें हम उसकी विशेषता बताते हैं, और वो विशेषता निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हैं कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। आपको इसमें बताना है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किस में किया गया है।
ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, क्योंकि बालक की जो विशेषता नटखटपना वाली है ये उसका गुण है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 8 नंबर पे हम आ गए हैं और हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि सतीश चंचल बालक है, ठीक है। सतीश कैसा बालक है? चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? ऑप्शन है विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण। तो इसमें साफ साफ आपको पता है, इसमें सतीश की विशेषता चंचल बताई गई है और चंचलपना उसका गुण है, ठीक है। तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? आपको बताना है मानसिक जो विशेषण है वो किस मूल से बना है। मैंने एक वीडियो कराई है, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है कि कैसे विशेष से विशेषण बनते हैं और कैसे आप उनको पहचानेंगे। तो मानसिक जो विशेषण है वो मनस मूल विशेष से बना होता है। तो जो हमारा मनस शब्द है ऑप्शन नंबर सी में उससे बना होता है मानसिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? आपको बताना चारित्रिक शब्द का ये किससे बना है? चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुतत्व। तो ये एकदम सिंपल सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा चरित्र, क्योंकि जो चारित्रिक है वो चरित्र से बनता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने 5-5 के ग्रुप बना के पूछे थे। हालांकि 21 से उन्होंने पैटर्न बदला है। अब वो सीधे सीधे जो हमारे 6 टॉपिक हैं उसमें 10-10 क्वेश्चन एक साथ करके पूछते हैं, ठीक है। तो आपको पर्यायवाची बताना है मीमांसा का। ऑप्शन है स्वरूप, समालोचन, सुविज्ञता और निष्क्रियता, ठीक है। आपको बताना है मीमांसा का पर्यायवाची क्या होगा। मीमांसा फिलॉसफी में एक दर्शन भी होता है, दर्शन की एक शाखा है जो इंडियन फिलॉसफी होती है। तो उससे आप थोड़ा थोड़ा गेस कर पा रहे होंगे कि मीमांसा का पर्यायवाची क्या होगा। तो मीमांसा जो है, मीमांसा का अर्थ होता है, पहले आप मीमांसा का अर्थ समझें कि किसी भी ज्ञान का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना, यानी कि उसकी समालोचना करना। तो इसी से आपको आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर 3 समालोचन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बिजली का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन है चमक, प्रकाश, सौदामिनी और या इनमें से कोई नहीं। तो बिजली के पर्यायवाची आपको बताना है। तो बिजली के पर्यायवाची इस ऑप्शन में से हो जाएगा सौदामिनी, क्योंकि बिजली के इस टाइप के पर्यायवाची होते हैं दामिनी, सौदामिनी, घनप्रिया, क्षणिका, क्षण प्रभा और कौन से होंगे, और जैसे वज्र एक हो जाता है, संपा, कौंधा, ये सब जो है बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। रमा, कमला, इंदिरा और भारती। आपको इसमें बताना है कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें जो कमला है वो तो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। रमा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। अब नेक्स्ट बचा इंदिरा, इंदिरा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे बचा भारती, भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 14वें क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है वस्त्र, वसन, पट और वासन, ठीक है। वस्त्र, वसन, पट और वासन। आपको बताना है इसमें से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। तो वस्त्र तो होता है, वसन भी होता है और पट भी होता है। वो जो वासन है वो कपड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। आर यारों में मैक्सिमम सवाल इस टाइप से आते हैं, कौन इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। मेघ का पर्यायवाची आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो मेघ के पर्यायवाची की अगर हम बात करें 15वें नंबर क्वेश्चन पे, तो मेघ का पर्यायवाची दिए गए ऑप्शन में से जो दामोदर है वो नहीं होगा, क्योंकि पयोधर, वारिधर और जलधर जो है ये मेघ के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है। अब हम विलोम पे आ गए हैं और आपको बताना है आविर्भूत का सही विलोम शब्द। हमारे ऑप्शन हैं अनास्था, अनेकता, तिरोभूत और अनावृष्टि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिरोभूत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हम 17वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। आपको बताना है कि क्षणिक का सही विलोम क्या है, ठीक है। क्षणिक का सही विलोम आपको बताना है। ऑप्शन है अल्प, क्षण, शाश्वत और विमुक्त। इसका सही जवाब हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का मतलब होता है कुछ देर के लिए, शाश्वत मतलब होता है हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अग्रज का विलोम शब्द क्या है। अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा अनुज। जैसे आपको पता होगा बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं और छोटे भाई को अनुज। अक्षत नहीं होगा, अतुल नहीं होगा और अटल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह आपको चुनना है। तो मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य और अनुचर का परिचर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत युग्म है। तो मौन मुखर ये सही है, बर्बर का सभ्य विलोम होता है ये भी सही है। नेक्स्ट है कि शानदार का शर्मनाक,
शानदार का सर्वनाक ये भी सही होता है। और अनुचर का जो है वो परिचर नहीं होता, बल्कि अनुचर कहते हैं सेवक को, और इसका विलोम स्वामी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर पे आ गए और हम अगला क्वेश्चन है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह आपको युग्म चुनना है। अमित का परिमित, ठीक है, आपको बताना है अमित का परिमिति, और सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छिन्न, और सुख का दुख आपको गलत बताना। तो सुख का दुख ये तो सही है, हम सबको पता ही है। और अगला है आच्छादित का परिच्छिन्न, ये सही है या गलत है, ठीक है। तो आच्छादित का जो परिच्छिन्न नहीं होता है बल्कि वो अनाच्छादित होता है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी सत्कार का तिरस्कार और अमित का परिमित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं वर्तनी वाले सवालों पे, और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है चिन्ह, ये चिन्ह आपको पता है ये गलत होता है, चिन्ह हा आता है उस पर हलंत लगता है। विवर्त, अनुग्रहित और विरहड़ी, इसमें से आपको गलत शब्द चुनना है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा गलत शब्द है। तो इसमें जो है विवर्त वो सही शब्द लिखा हुआ, सही वर्तनी है, ठीक है। विवर्त जो है वो सही है, क्योंकि विरहणी नहीं होता है, ये विरहिणी होता है, इसमें हा में छोटी की मात्रा लगेगी। अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित होता है, इसमें जो गा में ये लगा है ये नहीं लग करके, बल्कि गा में ये वाला लगता है, ग्री वाला, ठीक है। और जो चिन्ह है उसमें तो हा पे हलंत लगता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्त। अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन में है ज्योतिषना, 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 मतलब ज्योतिषना लिखा गया, आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला ज्योतिषना सही है, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिषना। ज्योतिषना ऐसे लिखा जाता है, आधा जा यो, फिर आधा ता, आधा सा और ना, ठीक है। बाकी जितने ज्योतिषना लिखे हुए वो गलत हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध आपको बताना है। ऑप्शन है कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित। तो अशुद्ध शब्द बताना। अनुग्रहित हमने अभी ऊपर देखा कि ये वाला अनुग्रह सही होता, तो ये वाला तो सही है। सम्मिलित, नेक्स्ट देखते हैं, सम्मिलित में क्या ये सम्मिलित ये वाला सही है, तो ये सम्मिलित भी सही है। उत्कर्षता, क्या ये उत्कर्षता ये वाला सही है, ठीक है। तो उत्कर्षता जो लिखा हुआ है वो भी अशुद्ध बताना है, तो ये उत्कर्षता अशुद्ध है। कोमलांगी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब उत्कर्षता अपने आप में अशुद्ध क्यों है, क्योंकि ये उत्कर्षता कोई शब्द होता ही नहीं है, शब्द हमारा उत्कर्ष होता है, ठीक है। क्योंकि हम किसी में भी ता लगा के शब्द नहीं बना सकते, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। खैर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। और हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। पहली बात तो आपने आपको पता होगा अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक ही अपने आप में बहुवचन है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे कि अनेकों वाले दोनों गलत हो गए। अब प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, और हर एक विद्यार्थी, तो इसमें हर एक नहीं होगा बल्कि प्रत्येक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम 25 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, और आपको अशुद्ध वाला वाक्य जो है वो चुनना है। ऑप्शन है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ठीक है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ठीक है। और निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, और उपर्युक्त कथन असत्य, यानी कि सभी कथन असत्य हैं। तो आपको अशुद्ध वाला ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये अशुद्ध हो जाएगा, तो यही सही है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो ये वाला अशुद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब हम आ गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए, जिसको वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको क्या कहते हैं। अजय, शत्रुजयी, शत्रुविहीन या अजात शत्रु, तो उसको कहते हैं हम अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या है। अन्वेषक, अन्विति, अनुपम, निवेशक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अन्वेषक। अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उस वाक्य के लिए कौन सा शब्द है, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, उसको सुग्रीव कहते हैं। अगला है जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसको क्या कहते हैं, तो उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। जो इंद्रियों से अति मतलब जो इंद्रियों से परे हो उसको कहेंगे हम अतीन्द्रिय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाक्यांशों और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का आपको चयन करता है। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेता कहेंगे, तो ये तो गलत है, आपको पता वो अभिनेत्री होती है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक। आंखों से परे प्रत्यक्ष, ये भी गलत है, क्योंकि आंखों से परे अपरोक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। क्या लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है,
नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक उसको हम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट फिर हमने आधे क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन। अब हम फिर से करेंगे और 5-5 के चूँकि इन्होंने सेट दिए हैं इस बार 16 वाले पेपर में। तो अब हम फिर से तत्सम तद्भव को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि परिवा का तत्सम रूप आपको बताना है। परिवा एक शब्द है, उसका तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन में है परवा, परेवा, प्रतिपदा और पड़ीवा। ठीक है, तो परिवा का जो तत्सम होता है वो प्रतिपदा होता है। ठीक है, परिवा मतलब हम लोग बोलचाल की भाषा में परेवा बोलते हैं। जो हिंदी की जो महीने की जो 15-15 पखवाड़ा होता है तो परेवा जो पहली तारीख होती है उसको परेवा कहते हैं, पर उसको तत्सम रूप में प्रतिपदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा तत्सम? उछाह, उल्लू, उजला, ओष्ठ। आपको बताना है इसमें से तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उछाह कोई तत्सम नहीं शब्द नहीं होता है, इसका तत्सम होता है उल्लास। ठीक है, और उजला भी कोई शब्द नहीं होता है, उजला का उज्ज्वल होता है, तो ये दोनों के गलत हो जाएंगे ये अपने आप में। और उल्लू का उलूक होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, ओष को ओष्ठ बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अब हम आगे 33वें क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, आपको सही युग्म बताना कौन सा है? तो खरपट का खोपड़ी, सत्तू का सत्य, पर्यक का पलंग और घोटक का घड़ा। तो घोटक का घड़ा नहीं होता है, घोटक का घोड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्तू का सत्य इसने कहा है, नहीं, सत्तू का सत्तू होता है, सत्य नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। पर्यक का पलंग आपको बताना है, पर्यक का पलंग क्या ये सही होता है? तो पलंग और पर्यक, ठीक है, ये सही जवाब है। पर्यक अपने आप में तत्सम है और पलंग जो है वो तत्भव है, खरपट का खोपड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है एक, आपको तत्भव बताना है। आशु, वानर, एकत्र और उच्च। इसमें देख के ही आपको पता चल रहा है वानर तत्सम है, एकत्र भी तत्सम है, उच्च भी तत्सम है। आंसू जो है वो तत्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम अश्रु होता है। अगला क्वेश्चन है कि कपित्थ का तत्भव शब्द है, आपको बताना है। कपित्थ का क्या हो जाएगा? कपूर, केला, खजूर और कैथा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप बताइए क्या हो जाएगा? कि कपुत्थ जो है वो कैथा का तत्सम होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं विशेषण विशेष पे। आपको बताना है कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शन है उचित, कुछ, पांचवा और तीन। आप बताइए इसमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उचित, क्योंकि कुछ, पांचवा और तीन ये गुणवाचक विशेषण नहीं, उचित और अनुचित ये कहीं ना कहीं उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम 37 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ऑप्शन है श्रीमान, दानी, सुंदर और चमकीला। आपको बताना है इसमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीमान, क्योंकि श्रीमान जो है वो संज्ञा से नहीं बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेषण का प्रयोग किया गया है। उत्तमावस्था पूछा यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का सवाल है। अब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे, उत्तर अवस्था उत्तमावस्था होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री पूछते हैं। तो इन्होंने सुपरलेटिव डिग्री पूछी यानी कि जो बेस्ट वाला होता है, सबसे अच्छा। तो इसमें आपको सबसे किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने उत्तमावस्था पूछा है सुपरलेटिव डिग्री, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन पढ़ के देख लें, किसी में भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज हुई है। अगला क्वेश्चन है कि सौर किस मूल शब्द से बना? मैंने जो ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दे दी, आपको लग रहा होगा बहुत हल्के में है, पर ऐसा नहीं होता। आपको एटलीस्ट एग्जाम में क्वेश्चन सही करने हैं, आपको नंबर चाहिए कि आर में अगर आप हिंदी में 55 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं, 55 प्लस, तभी आप मान के चलिए कि आपका जीएस में कम भी स्कोर रहेगा तो आप लगभग कवर कर लेंगे। लेकिन जीएस और हिंदी मिला के आपके 130 के प्लस होने ही चाहिए, जिस हिसाब से कंपटीशन है और इस बार फॉर्म भी खूब ज़्यादा पड़े हैं। खैर, हम क्वेश्चन को देखते हैं कि सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो ये आपको पता होगा, सौर जो है वो सूर्य से बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं 40 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आग्नेय। आग्नेय जो है वो अग्नि से, अग्नि अपने आप में विशेष है, अग्नि से बना हुआ विशेषण आग्नेय होता है। अगला है पर्यायवाची पे आ गए हैं कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहकार, प्रभा, शून्य और मंडली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य। ठीक है, शून्य जो है वो आकाश को कहते हैं, या फिर अंतरिक्ष के लिए भी ये शब्द प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अर्क,
बर्क, माणिक्य और कनक। तो आपने सुना होगा कनक सोना को कहते हैं, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु जो है वो आपको पता होगा, पखेरु कहते हैं पक्षी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर और सलिल। आपको इसमें बताना है इसमें से इन चार में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा सलिल। सलिल जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। अम्ब, अम्बा, अम्बु और जननी। जो अम्बु है वो माता का पर्यायवाची नहीं होता है, ये जल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप आगे आपको बताना है, भौतिक शब्द का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और राजनीतिक, ठीक है। आप बताइए भौतिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो भौतिक शब्द का विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ज़्यादा स्पिरिचुअल है या फिर ये मेटेरियलिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो मेटेरियलिज्म के लिए यहाँ पे भौतिक शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है? उदिति, नवीच, प्रतीची और सेमीची। तो प्राची का जो विलोम होता है वो प्रतीची होता है, ठीक है, क्योंकि प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को और प्रतीची कहते हैं पश्चिम दिशा को। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम 48 नंबर पे, कि समष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण और व्यष्टि का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा कम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपको वह युग्म चुनना है। ऑप्शन है विधि का निषेध, ठीक है, तो ये सही है। आह्वान का विसर्जन, ये भी सही है। आग्रह का विग्रह, ये गलत है क्योंकि आग्रह का दुराग्रह होता है। और अमीय का हलालय, हलाहल, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये गलत है। मतलब आंसर सही है लेकिन ये युग्म गलत है। अगला क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म चुनना। ऊपर हमको गलत चुना था, इसमें हमको सही चुनना है। आकीर्ण का विकीर्ण, ठीक है, क्या आकीर्ण का विकीर्ण होता है? या ईप्सित का अभीप्सित होता है? या फिर आद्रत का निराद्रत होता है क्या? आप बताइए, आद्रत का निराद्रत होता है क्या? या दोष का सदोष होता है? ये विलोम, इसमें से सही युग्म आपको चुनना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आद्रत का निराद्रत, ये सही है, बाकी के सभी गलत हैं। अब हम आगे हैं वर्तनी वालों पे, और 51 नंबर, हमारे 10 सवाल केवल बचे हैं। शुद्ध वर्तनी शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन है दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान और देदीप्यमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैदीप्यमान इसका सही जवाब होता है। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। कौतूहल, निरपेक्ष, अनधिकार और पौराणिक, पौराणिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौराणिक। पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता। और ये जो अनधिकार लिखा आपको ये गलत लग रहा होगा, लेकिन सही है, क्योंकि अनाधिकार हम बोलते हैं, पर एक्चुअल में जो उसकी सही वर्तनी है वो अनधिकार, अनधिकार होती है, अनाधिकार नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका पौराणिक नहीं पौराणिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो केवल और, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, इसमें एक शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है कि इसमें से वह कौन सा शुद्ध वाक्य। आप वाक्य को पढ़िए और मुझे बताइए इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ठीक है। भूल नहीं, बहुत अगर है तो भूलें होंगी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 55 नंबर सवाल पे, कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। ये अशुद्ध है, बाकी के सभी शुद्ध हैं। तो आपको यहाँ पे अशुद्ध और शुद्ध क्या पूछा जा रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये वाक्य, क्योंकि मौजूदा हालात और वर्तमान हालात दोनों दोनों में से कोई एक शब्द आएगा, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परंपरा से जो चली आ रही है उसको क्या कहते हैं? प्रतिश्रुति, अनुलोम, व्याजश्रुति या अनुश्रुति। तो इसको हम अनुश्रुति कहते हैं। जो परंपरा से सुना सुनाई बातें चली आ रही हैं उसको अनुश्रुति कहा जाता है, ठीक है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। अगला है, जिसके पास कुछ ना हो। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द आएगा? अक्षम, अज्ञ, अकिंचन या असमर्थ। आपको बताना है, जिसके पास कुछ ना हो वो क्या होता है। तो जिसके पास कुछ ना हो उसको हम अकिंचन कहते हैं। अगला है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेद मतलब पसीना, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना है अपरिणीत शब्द
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जिसका विवाह नहीं होता, मैं ऐसे ही आपको बता दूँ, उसको हम अपरिणीत कहते हैं। आपने कार्ड वगैरह शादी में देखा होगा, उसको परिणय बोलते हैं ना। तो जो विवाह जिनका होता है वो परिणीत होते हैं, और जिसका विवाह नहीं होते वो अपरिणीत होते हैं। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है? ठीक है, दुर्निवार का मतलब होता है जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ROE 2016 के री एग्ज़ाम को, जो कि हुआ था 2020 में, उसको हमने पूरे के पूरे पेपर को देख लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।